हमारे कोर्स का जो टाइटल है दैट इज़ ए मशीन लर्निंग। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि मशीन लर्निंग इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग and other is called unsupervised learning. In supervised learning, the models are of two types. One produce the prediction and other produce the classification. प्रिडिक्शन के अंदर हमने एक टेक्निक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। प्रिडिक्शन जो है वो हमारे पास एक जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती है वो कंटिन्यूस वैल्यू की फॉर्म में होते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन के अंदर जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ए टाइप ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड इट्स सब टाइप इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ ए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी जगहों पे हमें चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई करना पड़ता है। तो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। Logistic regression is a binary classifier. Binary classifiers mean its output will be of produce only one value from the two values. It produce two values mean it maybe produce 0 or 1s, male or female, yes or no, pass और फेल। अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है या कि नॉट फ्रॉडुलेंट है। सिमिलरली अगर कैंसर के पेशेंट्स हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक पर्सन जो है वो बेनाइन है या मलिग्नेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी टेक्निक के ऊपर जो रिग्रेशन हमने डिस्कस की है उसको लगा के हम उसको क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये पर्सन जो है ये ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रॉडुलेंट है या कि नहीं है, ये पर्सन जो है वो मैलिग्नेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके ऊपर कि ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे रिग्रेशन का मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है वो शुरू में कुछ अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको रॉन्ग रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लेबॉर्ट्री में हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर आपके पास कुछ टेस्ट हैं, आपने कुछ मरीज़ों के टेस्ट हैं पेशेंट्स के, आपने देखना है कि इन पेशेंट्स को कैंसर है कि नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हमारे पास कुछ डेटा है और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वाई जो है वो बार रिप्रेजेंट करता है मलिग्नेंट को, यहाँ पे नो मलिग्नेंट है और यहाँ पे सपोज यस है। यस की वैल्यू आप कह सकते हैं 1 है। और ये बार जो एक्स एक्सिस है ये फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूमर साइज़ को
रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास कुछ सैंपल आए और फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ट्यूमर साइज़ ये था। इसके बाद कुछ और आए, उनका ट्यूमर साइज़ ये था। यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ सैम्पल्स डेटा जो है वो हमने प्लॉट किया। हम इसके ऊपर कुछ रिग्रेशन लाइन जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी रिग्रेशन लाइन जो है वो ये रिग्रेशन लाइन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट को यहाँ पे जाके टच कर रही है, इसके अलावा ये किसी जगह पे भी टच नहीं कर रही। तो हमारे पास सलूशन क्या है? हमारे पास सलूशन ये है कि हम इसको इस तरह से करते हैं कि किसी एक ऐसी जगह पे कट लगाते हैं जहाँ पे हमारी एक साइड के ऊपर, क्योंकि ये क्लासिफायर है, उसकी एक साइड के ऊपर जो है वो बेनाइन डेटा हो और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो मलिशियस डेटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट यहाँ पे है और सपोज़ ये 0.5 को टच करता, हम कह सकते हैं कि हम एक लाइन लगा लेते हैं जो कि इस जगह पे है, और इस लाइन के लेफ़्ट साइड पे जितने भी सैंपल डेटा आएगा वो सारे का सारा बेनाइन होगा, और जो लेफ़्ट साइड पे आएगा वो सारे का सारा मलिशियस होगा। हमारी जो y बार है उसकी वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो टारगेट वैल्यू है, अगर वो 0.5 से ऊपर है तो वो मलिशियस हो जाएंगे और बाकी सारे जो हैं बेनाइन हो जाएंगे। अब हमारे पास यही डेटा है। कुछ अरसे के बाद डेटा इंक्रीज़ होता गया और हमने ये सोचा कि इसको चलो दोबारा से ट्रेन कर लेते हैं। इसके अंदर एक ऐसा डेटा आ गया जो कि बहुत ही, उसका ट्यूमर साइज़ बहुत बड़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये डेटा यहाँ पे था, ट्यूमर साइज़ इसका सपोज 6 है, क्योंकि मेडिकली ये बात प्रूवन है कि सम टाइम बाज़ लोगों के अंदर ट्यूमर साइज़ इतना बड़ा होता है जो कि उनके बॉडी वेट से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स जिनके अंदर इस तरह की एक्सेप्शनल वैल्यू आ जाए तो उस डेटा को हम आउटलायर कहते हैं। हम उसको कल्प्रेट डेटा भी कह सकते हैं। तो ऐसा डेटा रॉन्ग भी हो सकता है, ये किसी रॉन्ग वैल्यू प्रोड्यूस की सेंसर की गलत वैल्यू की वजह से भी ऐसा डेटा प्रोड्यूस हो सकता है, टाइपो मिस्टेक हो सकती है, या ओरिजिनल डेटा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसी डेटा को दोबारा से ट्रेन करें तो ऑब्वियसली ये जो ट्यूमर साइज है ये रिग्रेशन लाइन को नीचे की तरफ खींच लेगा। ये लाइन अब यहाँ पे नहीं रहेगी, बल्कि ये लाइन कुछ दरमियान में, कुछ मिड वैल्यूज़ के ऊपर ये लाइन कुछ इस तरह की हो जाएगी कि नीचे को, क्योंकि हर डेटा पॉइंट लाइंस को अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये पॉइंट अपनी तरफ खींच रहे हैं, और रिग्रेशन लाइन कहीं इन बिटवीन होती है। तो अब रिग्रेशन लाइन ये नहीं है। पहले हमने डेटा को व्यू किया था 0.5 था, अब 0.5 अगर करते हैं तो 0.5 में भी यहाँ पे आ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लाइन लगाते हैं वही लाइन क्लासीफायर की लाइन, तो ये लाइन यहाँ पे बनती है। इसके लेफ्ट साइड पे बेनाइन होने चाहिए, उसके राइट साइड पे मलिग्नेंट होने चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो है ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे ये चीज़ें अब बेनाइन हो गई हैं, जबकि ये डेटा जो है वो कैंसरिक डेटा था। जब हमने शुरू में हमें दिया गया था ट्रेनिंग डेटा सैंपल डेटा, तो हमने उस वक्त ऑब्ज़र्व किया था कि इनको कैंसर है। लेकिन हमने दोबारा ट्रेन किया तो हमारे क्लासिफायर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लासिफायर की जो डिसीजन बाउंड्री की वैल्यू है वो अब 0.5
नहीं रहेगी, बल्कि इसके अलावा कुछ और आएगी। मे बी ये वैल्यू अब 0.3 यहाँ पे जाके हो। इट इज़ नॉट फिजिबल टू जज द डेटा एवरी टाइम। हम मॉडल को बार बार जब ट्रेन करते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करते। हम क्लासीफायर की वैल्यू 0.5 रहने देंगे तो हमारा डेटा गलत आएगा, और 0.5 अगर हम जजमेंट खुद से दोबारा से देते हैं तो वो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट ही नहीं रहता। हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली ये चीज़ डिसाइड कर ले कि बाउंड्री डिसीजन कहाँ पे बनती है, 0.5 बनता है या 0.3 ये वाला जो नई लाइन का है ये वाला यहाँ पे बनता है। तो देर आर सम प्रॉब्लम्स विद दिस रेग्रेशन प्रिडिक्शन की ये जो लाइन है, ये फॉलोइंग प्रॉब्लम है इसके साथ। फर्स्ट वन इज एक्सट्रीम केसेस इज नॉट हैंडल्ड विद regression लाइन्स। कि ये आउटलायर था, ये एक ही आउटलायर था, ये एक्सट्रीम वैल्यू इसने प्रोड्यूस की, तो आपकी जो प्रिडिक्शन लाइन है वो सारी की सारी जो है वो गलत हो गई। सो नंबर 2 हम इसको कह सकते हैं कि एक बैड एरर फंक्शन है। बैड एरर फंक्शन का मतलब ये है कि इफ इट्स वैल्यू क्लोज टू 0 then it is benign, else malignant। कि जितनी वैल्यू 0 के करीब जाती है ये बेनाइन होना शुरू हो जाता है, अगर ये malignant अदरवाइज ये malignant जितनी बड़ी हो जाती है। जबकि हमारे पास जो फंक्शन है ये माइनस में वैल्यू भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो फंक्शन रेग्रेशन फंक्शंस है इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, ये -5 भी हो सकती है। तो -5 का मतलब ये है कि इट शुड बी बेनाइन। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अंदर -5 का कोई ट्यूमर साइज हो। हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए, हमारे पास जो h ऑफ थीटा ऑफ x जो हम यूज़ करते रहे हैं ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। जबकि रिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर वैल्यूज़ 1 से बहुत बड़ी हो सकती हैं, माइनस से बहुत बड़ी हो सकती, माइनस में भी जा सकती हैं। जबकि हमारे पास हमेशा से डेटा 0 और 1 की फॉर्म में होना चाहिए, तो वैल्यूज़ कहीं इनके दरमियान ही रहेंगी। जबकि हमारी जो रिग्रेशन लाइंस है वो वैल्यू कंटिन्यूस प्रोड्यूस करती है, जबकि हम ये कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। इस वजह से हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करना पड़ता है फॉर द क्लासिफायर्स। In regression line, there is a constraint with the hypothesis that hypothesis values must be remain in this range. ये hypothesis है क्या, h of theta of x, ये नया regression line, ये सॉरी logistic regression का है, that is equal to a new function that is called g is called sigmoid function। सिम्बॉलिकली इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको इस तरह का, इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। ये इसका सिंबल है और इसको जी से भी रिप्रेजेंट किया होता है। ये
और जी ऑफ सी क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये जी है क्या, ये एक फंक्शन है। जी एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 1/e रेज़ की पावर माइनस जी। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/1 प्लस ई रेज़ की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स। ये एक फंक्शन है जो कि वैल्यू प्रोड्यूस करता है 0 और 1 के दरमियान। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड tan h। ये वैल्यू जो है वो -1 और 1 के दरमियान प्रोड्यूस करता है। इसको हम अल्टरनेट फंक्शन है, ये इसी का अल्टरनेट फंक्शन है जो कि क्लासिफाई कर सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसको लेटर ऑन किसी वक्त डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम सिग्मॉइड फंक्शन को फर्दर करते हैं। इस फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फंक्शन हमेशा से इस तरह से वैल्यू प्रोड्यूस करेगा कि इसका एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स, ये एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स न्यू एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स है, ये पुराने वाला रिग्रेशन वाला नहीं है। अगर ये वैल्यू 0.5 से या इसके बराबर प्रोड्यूस करता है 0.5 से, तो इसकी टारगेट वैल्यू जो y प्रोड्यूस होगा वो 1 होगा। एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स अगर वैल्यू जो है वो माइनस में प्रोड्यूस करता है 0.5 से, तो इसकी टारगेट वैल्यू y जो है वो 0 प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स के इसके अंदर एक टारगेट बाउंड्री है जो कि अगर आप 0.5 से ऊपर जाते हैं तो ये उसको 1 कर देगा। अगर ये 0.5 से नीचे जाते हैं, जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होगी, जो भी आप इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, तो ये वैल्यू, ये z यहाँ पे क्या है, ये z जो है वो थीटा ट्रांसपोज x है। थीटा ट्रांसपोज x इज ए हाइपोथेसिस ऑफ द रिग्रेशन। ये पुरानी जो रिग्रेशन हमने पढ़ी थी ये उसी का हाइपोथेसिस है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि इसकी कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रोड्यूस हो कि ये 1 प्रोड्यूस होगा। तो इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट कि अगर पुराना ये थीटा ट्रांसपोज एक्स 0 या उससे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो y 1 होगा। अगर ये वैल्यू 0 से कम प्रोड्यूस करता है तो y 0 होगा। अब ये दोनों बातों को समझने की ज़रूरत है कि ये हाइपोथेसिस अगर 0.5 से वैल्यू बड़ी प्रोड्यूस करता है तो y 1 होगा। अगर ये 0.5 से वैल्यू कम प्रोड्यूस करता है तो y 0 होगा। अब इसके अंदर ये जो x है, इसका जो x है एक्चुअली ये चीज़ है, ये सारी चीज़ है। अब ये जो चीज़ है अगर इसके अंदर थीटा ट्रांसपोज x 0 होगा तो इसका हाइपोथेसिस हमेशा 0.5 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और 0.5 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि y 1 होगा। एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स अगर 0.5 से कम वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब है थीटा ट्रांसपोज एक्स जो इस फंक्शन के अंदर था ये 0 से कम है, इस वजह से इसने 0.5 से कम वैल्यू प्रोड्यूस की। अगर 0.5 से कम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब है कि y जो है वो 0 होगा। एक्चुअली ये चीज़ जो है ये एक डिसीजन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। ये डिसीजन बाउंड्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन है और वो रिग्रेशन लाइन है -3 प्लस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नॉर्मली हमारे पास ये लाइन इसी तरह से थी, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2
अब ये थीटा नॉट है जो कि बायस टर्म है। यहाँ पे थीटा वन नहीं दिया गया तो इसका मतलब है यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी थीटा वन फिलहाल वन है फॉर द टाइम बिंग। अब हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले इसको इक्वल टू के लिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू के लिए अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये वैल्यू 3 इधर आके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अगर ये मैं इस तरह से लिखता हूँ तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनता है। सपोज ये x1 है और ये x2 है। 1 2 3 1 2 3। तो मेरी जो लाइन है, जो डिसीजन बाउंड्री है, वो ये बनती है। आप कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस कर लें, कोई भी वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ का मतलब है क्लासिफिकेशन के साइड पे होंगी, कुछ इस साइड पे होंगी। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 1 एक्स भी 1 है और x2 भी 1 है, तो ये 2 के बराबर आ गया। x1 ये हो गया और x2 तो ये वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर हम कहते हैं x2 ये है और ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी। x1 2 है और y1 ये है तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह 1 + 2 करके देख लें तो ये वैल्यूज़ कहीं यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि वो जो मर्ज़ी आप वैल्यू दें, अगर ये 3 के बराबर है या इससे कम है तो ये हमेशा लाइन के इस साइड पे रहेगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2 दे देता हूँ और इसकी वैल्यू भी 2 दे देता हूँ तो ये 4 के बराबर आता है। 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे आती है। यस, ये लाइन के दूसरी साइड पे चले जाएगी। इसका मतलब है कि ये मेरी एक डिसीजन बाउंड्री है। अगर ये 0 या उससे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करती है, ये मेरी पुराना हाइपोथेसिस है रिग्रेशन लाइन का। अगर ये 0 वैल्यू प्रोड्यूस करती है या उससे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करती है तो इसका ये मतलब है कि ये y = 1 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 3 से कम प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब है कि ये लाइन के साइड पे रहेगा और इसका मतलब है कि y विल बी 0। तो ये मेरी एक डिसीजन बाउंड्री है। ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये कहीं भी लगाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे भी जा सकती है। इसको मैंने ऊपर जाके ऊपर को लिफ्ट करना हो तो मैं θ1 और θ2 की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ये ऊपर जाके लग जाएगा। अगर मैं θ1 और θ2 की वैल्यू कम कर देता हूँ तो ये अंदर को आ जाएगी। तो ये कहीं भी सेट की जा सकती है। जब आप मशीन लर्निंग के ऊपर इस मॉडल को ट्रेन करते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन बाउंड्री को डेटा के अंदर कहीं फिट कर रहा होता है कि इसके लेफ़्ट पे क्या आना है और इसके राइट के, इसके नीचे और ऊपर कहाँ कहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो ट्रांसफ़र होनी है, कहाँ कहाँ पे लगनी है। दिस वाज द, ये मैंने इसी वजह से इसको अनफोल्ड किया है, या अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस इन दिस कि ये डिसीजन बाउंड्री किस तरह से लगाता है। तो डिसीजन बाउंड्री कोई ज़रूरी नहीं कि ये लीनियर ही हो, ये कोई नॉन लीनियर फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फंक्शन कुछ इस तरह का भी हो सकता था कि h(θ)(x) आप जी सिग्मॉइड्स के साथ इसको ये भी पास कर सकते थे, θ1 x1 + θ2 x2 + θ3 x1² + θ4 x2²। तो ये इस तरह का भी हो सकता था। तो अगर आप इसकी कोई भी लाइन हो सकती थी, फॉर एग्जांपल इसकी ये लाइन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है।
तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ आपके पास ये होंगी -1, जो वेक्टर थीटास की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ नहीं आई। इसके बाद 1 और 1, तो ये वैल्यूज़ हैं। तो ये सर्कल की इक्वेशन है इन एक्चुअल। तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर हो सकता है डेटा कि ये लाइन इस तरह से प्रोड्यूस हो कि ये वैल्यूज़ ये सर्कल की लाइन। अगर आप इसके अंदर कोई और यहाँ पे एक और डाल देते हैं, θ5 x1 क्यूब, तो हो सकता है कि इसी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ये कहीं पे इस तरह बेंडी हो जाए। तो इसके अंदर जितने भी बेंड अगर आपने डालें, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि ये जो आपकी हाइपोथेसिस लाइन है, ये कितनी पोलिनोमियल्स हैं। आप 2 बेंड डालना चाहते हैं तो एक और इक्वेशन इसके साथ एक और वेरिएबल जो है वो क्यूबिक का या फोर्थ पोलिनोमियल का या किसी भी हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स का जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज द इंट्यूशन ऑफ द क्लासिफायर। अब ये इसका हाइपोथेसिस था। अब हम इसके बाद इसका कॉस्ट फंक्शन और उसकी इंट्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन इंट्यूशन। सबसे पहले हमने थीटास को लर्न किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम उसको कोई डेटा देते हैं तो वो मैलिग्नेंट है या वो बेनाइन है। तो अगर हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो मैलिग्नेंट है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी मैलिग्नेंट है, तो कॉस्ट फंक्शन को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? दोनों है तो कॉस्ट फंक्शन को आपको 0 दे देना चाहिए। अगर आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू बेनाइन है और एक्चुअल वैल्यू जो है जो कि डेटा के अंदर दी गई थी वो भी बेनाइन है, तो फिर भी कॉस्ट जो है वो 0 हो जाना चाहिए। अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो मैलिग्नेंट है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो बेनाइन है, तो कॉस्ट जो है फिर 1 हो जानी चाहिए थी, हाई हो जानी चाहिए थी। तभी 2 क्लासिफिकेशन है ना। क्या अगर आप ये कहते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो बेनाइन है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो मैलिग्नेंट है, तो देन भी कॉस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, तब भी 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका रिजल्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू से उलट आता है तो कॉस्ट हाई हो जाएगी, अदरवाइज कॉस्ट जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरह से हो सकता है कि ये आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में सपोज हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू 1। ये हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ये कोई हमारा हाइपोथेसिस है h ऑफ थीटा ऑफ x, और ये इसको y कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली, और ये हमारी कॉस्ट है y एक्सिस पे। ये कॉस्ट अगर हमारा y एक्चुअल में 1 है और प्रोड्यूस भी 1 ही हो रहा है, तो कॉस्ट हमारी बिल्कुल लो हो जाएगी, ये बिल्कुल 0 हो जाएगी। कॉस्ट यहाँ 0, ये यहाँ पे कॉस्ट 0 है, ये यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन अगर हमारी वैल्यू जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है जबकि एक्चुअल वैल्यू वन है, तो इसका मतलब है ये बहुत ही हाई होगी। तो हमारा ग्राफ हमेशा ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होती है ज़ीरो, तो हमारी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, वो बहुत कम होगी, वो ज़ीरो के बराबर ही आ जाएगी। अगर हमारी वैल्यू जो है वो वन प्रोड्यूस होती है जबकि एक्चुअल वैल्यू वाई थी, तो हमारी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, बहुत हाई हो जाएगी। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो कि इन एक्चुअल आपस में ब्रोकन हैं, लेकिन ये उसी तरह का कोई बाउल शेप बना रहे हैं जो कि हम रिग्रेशन के अंदर यूज़ करते थे, जिसमें हम कहते थे कि अगर यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट डिसेंड यहाँ पे लर्न करके पहुँच जाता है थीटास की वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो फंक्शन है, ये जो इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉस्ट फंक्शन ही है। ये फंक्शन उस वक्त यूज़ होगा जब y इज इक्वल टू वन, यानी कि ये वाला है, और ये उस वक्त फंक्शन यूज़ होगा जब y ज़ीरो है, इफ़ y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास दो फंक्शंस आ गए। आपको याद होगा कि रिग्रेशन के अंदर हम इसको किसी भी कॉस्ट फंक्शन को इस तरह से लिखते थे, j ऑफ थीटा नॉट थीटा वन इज इक्वल टू वन ओवर टू m I is equal to 1 to m h of theta x I minus y I का स्क्वायर। या हम इसको जनरलाइज फॉर्म में इस तरह भी लिखते थे, j ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन ओवर m cost h of theta of x I y. This is our expectation function of regression. इसी तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, कॉस्ट log of h of theta of x minus log 1 minus h of theta of x if y is equal to 1, if y is equal to 0। ये दो डिफरेंट फंक्शन है, किस वैल्यू के ऊपर किसने चलना है ये हमें फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम इस फंक्शन को एज ए डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट में डेरिवेटिव लिया जाता है और दो ब्रोकन पार्ट्स का डेरिवेटिव लेना इतना आसान नहीं है। तो हमें ये ज़रूरत है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन हो, लाइक इस तरह से
कि एक ही क्वेश्चन हो जिस तरह की रिग्रेशन लाइन के अंदर थी, तो हमें इसको ज़रूरत है कि हम इसकी कोई कंबाइन क्लोज्ड फॉर्म जो है वो इसकी इंट्रोड्यूस करें। तो इसको पेयर वाइज कम्बिनेशन में या क्लोज फॉर्म में लिखा जा सकता है इन दोनों को। तो जो इसकी क्लोज कम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, y multiplied by minus log h of theta of x plus 1 minus y log 1 minus h of theta of x। ये हमारी क्लोज फॉर्म है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हमारी एक्चुअल वैल्यू 1 है हमारी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू 1 है, और जो प्रोड्यूस्ड वैल्यू है वो 0 आती है, या हमारी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से जब y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये फंक्शन चलेगा। जबकि y की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी तो ये 1 माइनस वाई ये 0 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, ये सारे का 0 हो जाएगा। जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, और ये जब 0 जो है, ये वाला 0 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, और वहाँ यहाँ पे y 0 है, 1 माइनस 0, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। यानी कि अगर y 1 है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, अगर y 0 है तो ये वाला फंक्शन चलेगा। तो ये इंट्यूशन पे बिल्कुल फुलफ़िल होता है, ये क्लोज्ड फॉर्म जो है वो फुलफ़िल होती है कि आप इसको एज ए कंबाइंड फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये है, इज इक्वल टू 1/m, ये माइनस बाहर निकाल लें, i इज इक्वल टू 1 to m, ये हमारी कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यू लॉग h ऑफ थीटा ऑफ एक्स आई, ये हमारी प्रोडिक्टेड वैल्यू है, प्लस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस h ऑफ थीटा ऑफ एक्स आई। ये हमारे यहाँ हमारा फंक्शन है, लॉग की कॉस्ट फंक्शन है ये वाला। इसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, इसको हम एरर फंक्शन कहते हैं, इसको हम एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड फंक्शन कहते हैं। तो दिस इज आवर कॉस्ट फंक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइन। इसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसका ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं कि इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से निकालते हैं। अगर इस सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैं पिक्टोरियली ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से बनता है कि हमारे पास एक एक्स कुछ फीचर्स हैं जो कि एज इनपुट आए थे, हमारे पास कुछ थीटास थे जो कि हमने ड्राइव किए, और हमारे पास एक बायस टर्म है या जिसको हमने थीटा नॉट भी कहते हैं। ये तीनों टर्म्स हैं, ये मिलके हमारे पास क्या बनाती थी, एक z फंक्शन बनाती थी। इस z फंक्शन से फिर हम y हैट कैलकुलेट करते थे, और y हैट के बाद हम इससे
लॉजिस्टिक रिग्रेशन या सिग्माइड फंक्शंस जो है उससे हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते थे। ये z क्या है? z आपको याद होगा कि हमने जब सिग्माइड फंक्शन लिखा था तो हमारे पास g ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज की पावर माइनस z। ये z क्या था? z आपको याद होगा कि ये हमारे पास 1/1 प्लस ई रेज की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज x। एक्चुअली ये z जो है ये थीटा ट्रांसपोज x था। थीटा ट्रांसपोज x हम पहले भी रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन में देखते आए हैं। ये थीटा ट्रांसपोज x एक्चुअल में ये चीज़ थी थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 सो ऑन थीटा n x n। तो हमारे पास z एक फंक्शन है जो कि हमारी प्रीवियस जो रिग्रेशन लाइन होती थी उसका फंक्शन है, और ये जो y हैट है ये एक्चुअली ये फंक्शन है। यही फंक्शन जो है या ये फंक्शन आप कह लें, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास y हैट फंक्शन है। और ये जो l है जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसको मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास फंक्शन है जो हमने अभी ड्राइव किया था, जो कि इसके बराबर है कि y क्रॉस माइनस log h थीटा ऑफ x प्लस 1 माइनस y माइनस log 1 माइनस h नॉट थीटा x। ये हमारे पास फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस के मिलने से हमारे पास जो है वो एक वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है। तो इसका मतलब है कि जब हम ग्रेडियंट डिसेंड करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन नहीं है बल्कि हमारे पास तीन फंक्शंस हैं जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं? हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ थीटा ऑन आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन वैल्यूज़। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम निकालना ये चाह रहे हैं कि डी एल डेरिवेटिव ऑफ, हम ये निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल फंक्शंस हैं तो हमें इसको चेन रूल से कैलकुलेट करना होगा। तो इसका अगर मैं चेन रूल बनाऊं तो ये बनता है कि डी एल ओवर डी वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डी वाई हैट ओवर डी जी और डी जेड ओवर डी थीटा। ये जो डी जेड डी एल ओवर, हम सबसे पहले डी जेड ओवर डी थीटा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी जेड ऑफ, इसको हम कह देते हैं कि दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले हम डी जेड ओवर डी थीटा निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स। आपको याद होगा कि रिग्रेशन में हम यही चीज़ यहाँ से निकालते थे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते थे तो ये सारे का सारा डेरिवेटिव जो है वो x के बराबर होता था। सारी x की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से निकल आएंगी। ये हम निकालते रहे हैं पहले। अगर आपको नहीं याद तो आप रिग्रेशन को दोबारा से देखिए, उसका ग्रेडियंट डिसेंट, तो वहाँ से हम ये निकाल रहे हैं। इसको हम नंबर 2 कह लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डी वाई ओवर डी जी निकालते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी वाई हैट ओवर डेरिवेटिव ऑफ डी जी दैट इज इक्वल टू, ये एक थ्योरम है जो कि प्रूवन है कि अगर आप किसी भी सिग्माइड फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो हमेशा अपने ही बराबर होता है। तो मैं इसको चले इस तरह से लिख देता हूँ कि ये इसके बराबर होता है इंटू 1 माइनस
ये इसके बराबर होता है कि कोई भी सिग्माइड फंक्शन, इसका प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये किस तरह से निकाला गया है। और ये जो सारी चीज़ है ये इसके बराबर हो सकती है, क्योंकि इसको हम हमेशा सिग्माइड फंक्शन को वाई हैट कहते थे, और ये इसके बराबर। नेक्स्ट हम थर्ड वन निकालते हैं कि डी एल ओवर डी वाई हैट। ये हम इस फंक्शन का निकालेंगे जो कि हमने पहले देखा था, जो कि ये वाला फंक्शन है, इसको हम निकालेंगे। तो इसका अगर हम लें तो y हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारा एक्चुअली में y हैट है, और ये वन, ये भी y हैट है, वन माइनस वाई हैट है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये इसके बराबर बनता है कि y ओवर y हैट प्लस वन माइनस वाई ओवर वन माइनस वाई हैट। क्योंकि किसी भी लॉग का फंक्शन अगर डेरिवेटिव लें तो वो उसके वन ओवर के बराबर होता है, और इसके साथ माइनस वन। तो ये मेरे पास तीसरी चीज़ आ गई, और इसके बाहर जो है आप ये कह लेंगे माइनस या। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये बन जाता है वन माइनस वाई ओवर वन माइनस वाई हैट माइनस वाई ओवर वाई हैट। तो इसको नंबर 3 कह लेता हूँ, और इसको मैं नंबर 4 कह लेता हूँ। तो अगर 1, 2 और 3, 4 को इकट्ठा किया जाए, 2 और 3, 4 को इकट्ठा किया जाए, तो ये बात कुछ बनता है, इज इक्वल टू वन माइनस वाई ओवर वन माइनस वाई हैट माइनस वाई ओवर वाई हैट। ये हमने निकाला है 4, जो कि डी एल ओवर डी वाई हैट है। इसके बाद दूसरा है डी जी ओवर डी वाई ओवर डी जी, जो कि हमारे बनता है वाई हैट इंटू वन माइनस वाई हैट। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारी थी, जो कि क्वेश्चन 2 से आनी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 2 से आनी है, जो कि x है। चलें, x को मैं ऊपर इसके एरो की लगा देता हूँ, जिसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर है, नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनता है, ये दैट इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि y हैट इंटू वन माइनस वाई माइनस वन माइनस वाई हैट इंटू वाई, और x। तो दैट इज इक्वल टू वाई हैट माइनस वाई इंटू वाई हैट माइनस वाई इंटू वाई हैट, सॉरी वाई प्लस वाई इंटू वाई हैट। और साथ इसके एक्स वेक्टर। तो इसको अगर हम करें तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये आ गया वाई हैट माइनस वाई इंटू एक्स। और आपको ये याद होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो
निकाला जाता था एक स्टेप से। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आप स्टेप्स जो हैं वो आपके पास ये था, जिससे आप ग्रेडियंट डिसेंट निकालते थे कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस अल्फ़ा, जो कि लर्निंग रेट था, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एल ओवर डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा 1 का डेरिवेटिव निकल आएगा, जो कि आप किसी भी थीटा 1 मीन के किसी भी थीटा का आप निकाल सकते हैं। इसी तरह जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट जो कि यहाँ से ये वाला जो थीटा नॉट है, अगर आप इसका, जिसको बी भी कहते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है वो 1 होगी। तो अगर ये चीज़ 1 है तो ये नॉर्मली ये इसी के बराबर ही रह जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा डी एल ओवर डी थीटा। तो ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है। यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ कि हाँ, आपने इसका ग्रेडियंट डिसेंट देख लिया। इसके बाद हम एंड्रयू एन जी की उस एक्सरसाइज को देखते हैं और आप इसको देखें, और जूम के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एंड्रयू एन जी ने जो इसके लिए प्रॉब्लम दी है और उसका जो कोड दिया है वो कैसे लिखा गया है। ये बल्कि ये आप ख़ुद देखें और मेरे साथ बाद में डिस्कस करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।